सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी होप करते हो सभी से बढ़िया होंगे। और यार सच बताऊँ ना, तो मैंने एक मजाक किया था कि मैं सेबा का पेपर लीक करने वाला हूँ 26 पर। बट आई डोंट नो व्हाई सेबा वालों ने मेरा बातों को सीरियसली ले लिया यार। कोस 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 मैंने आई I मीन जब हमारा प्रैक्टिकल साइंस का कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल हुआ था, तो उसका पेपर का मैंने थोड़ा सा एनालाइज करके आप लोगों को बताया था कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और सेम टू सेम वही कॉमन क्वेश्चन आए थे इस पेपर का। ठीक है, जाके वीडियो चेकआउट अभी भी कर सकते हो, मैंने डिलीट नहीं किया है, अभी भी जाके चेकआउट कर सकते हो। 10, जब तुम लोगों का HCLC एग्ज़ाम हुआ आसामीज़ का फर्स्ट डे एमाइल 10 तारीख को, तब तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि असमिस के ऊपर ये कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा बताया था आप लोगों को कि कॉमन कौन सा आएगा कौन सा नहीं। ठीक है, पूरा का पूरा दिया था। जिन लोगों ने भी वीडियो देखा है, तो उन लोगों ने ये वाला जो पेपर था आप लोगों का असमिस का, ये वाला आराम से लिख के आया है। कारण इसका जो ग्रुप ए है, उसका पूरा का पूरा जो मैंने बताया था वो उनमें से ही आया है। मैंने जब ये पेपर पहली बार किया तो मैं शॉक हो गया था कि भाई ये कैसे हो गया। कारण मुझे अब भी याद है, मैंने पहली बात तो मैंने पढ़ा नहीं था असमिस। ठीक है, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। एंड मैं 2 दिन पहले से इस पेपर के लिए एनालाइज करने लगा, क्वेश्चन बैंक एंड ऑल रिसर्च करने लग गया। उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद मैं उसके बाद ही पढ़ा खुद। और खुद पढ़ने के बाद मैं कितना लिख के आया हूँ पता है? 80% मैंने लिख के आया हूँ, और 80% कॉमन पढ़ा है इस पेपर से। और ग्रुप ऐसे तो पूरा का पूरा ही पढ़ा है, बस एक दो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बदल के आया है वही। ठीक है, मैंने ग्रामर का भी बताया था कि ग्रामर ये आएंगे, तो जिन्होंने भी ग्रामर वाला वीडियो देखा है ना, वो उन लोगों के लिए तो मस्त एकदम मक्खन पेपर बनाई है। तो इसलिए बोलता वीडियो देख लिया करो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, मतलब लिटरली मैंने बोला था बस कि मैं पेपर सेवा का पेपर लीक करने वाला हूँ, एंड आई डिड। ओ माय फ्रिकिंग गॉड। अब बस डर है कि भाई कहीं सेवा वाले पूछ ना ले भाई तुझे कहाँ से मिल रहा है। सेवा वालों यार, सॉरी सॉरी, आप लोगों का थोड़ा सा एनालाइज करके कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। ठीक है, मगर कोई बात नहीं, आज फिर से हिस्ट्री दोहराई जाएगी। आई I मीन आज आप लोग का हम करेंगे सोशल साइंस का पेपर लीक। कॉमन क्वेश्चन से निकालेंगे यार, पेपर लीक नहीं करने वाले, हम मजाक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आज हम 100% कॉमन क्वेश्चन से निकालने वाले हैं। आई नो 100% कॉमन क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है जैसे कि मैंने आपका आसामीज का निकाल लिया और इंग्लिश वाले का भी निकाल लूँगा। ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सोशल साइंस का पूरा हुबहू क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है। कारण आप लोगों को पता है कि रिसेंटली हमारा जो सेबा बोर्ड है, वो पैटर्न को सेंस कर रही है, और वो बोल रहे हैं कि हम लोग अभी कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा डालेंगे। और कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर क्वेश्चन कहाँ डालेंगे ये लोग? ऑफ कोर्स सोशल साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप लोग का कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। ऑल राइट, तो इससे कुछ थोड़ा अलग टाइप का, इन रियल लाइफ टाइप का, प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और देखने को भी मिला है। जिनको भी अगर पैटर्न समझना है कि किस टाइप का पैटर्न आ सकता है इस बार, क्वेश्चन पैटर्न समझना है, वो एक काम करना, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ठीक है, उसको जाके चेकआउट कर लेना, वो देखना भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, उसको देख लोगे तो तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, और तुम समझ जाओगे कि कैसा आने वाला है पैटर्न। ठीक है, तो जाके उसको देख लेना। उसके बाद आज हम ये करने वाले हैं, और डरो मत। ठीक है, पहले वीडियो को मैं पूरा पूरा का पूरा तुम्हें क्वेश्चन से समझाऊंगा। उसके बाद कुछ भी आ जाए तुम लिख पाओगे, और क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आ सकता है मगर आंसर वही रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो पूरा देख लो। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले जियोग्राफी का पूरा कॉमन क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हमारा 4 चैप्टर है, और लास्ट के 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और जियोग्राफी ऑफ असम। ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको हम करेंगे। सारा का सारा मैंने रेडी करके रखा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लग गया। अदरवाइज़ ये वीडियो मैं 11 तारीख को ही डाल देता, मगर रिसर्च करते 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 थोड़ा टाइम लग गया। और हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ, हिस्ट्री का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है। हिस्ट्री का जो 5 चैप्टर्स है, ठीक है, उनमें से आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, उनमें ही डेट्स है। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने हिस्ट्री का ऑलरेडी पार्ट डाल के रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों डाल के रखा है। आपको जाके चेकआउट कर लेना है। कहाँ मिलेगा? मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आप लोगों को लिंक देखने को मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो। ठीक है, 101% कॉमन पढ़ने वाला है, मैं आज ही लिख के बता रहा हूँ, अगर तुम लोग वो चेकआउट करने वाले हो। अब जिन जिन बंदों ने मेरे आसामीज का वीडियो देखा है उनको पता है। ठीक है, सो जानने की कोई बात नहीं, आज हम लोग को ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले, कौन से कॉमन आएंगे। बहुत ईजी वीडियो आने वाला है, बहुत आराम से तुम लोग का हो जाएगा।
मैं गारंटी देता हूँ तुम लोग अगर मेरा दिए हुए चीज़ों को पढ़ लेते हो तो तुम्हें लेटर मार्क मिलने वाला है, मतलब 80% तो ऐसे ही मिलने वाला है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आपके सोशल साइंस का पेपर का जो क्या बोलते हैं फ्रंट पेज इस टाइप का रहने वाला है, ठीक है, फ्रंट पेज। और मैं पहले बता देता हूँ ये रियल पेपर नहीं है, ये एक सैम्पल पेपर है, मतलब जो ये सीरीज बना हुआ है ये सैम्पल है, ठीक है। आप लोगों को समझाने के कि किस टाइप का आएगा। और ये जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब है ABCD 4 सेट पे रहेंगे। अब ए बी क्या होगा, उसका एक अलग MCQ होगा, बी का अलग MCQ होगा, सी का अलग MCQ होगा, डी का अलग MCQ होगा, ठीक है। तो 4 सेट होते हैं, उनका अलग अलग MCQ मतलब होता है। लाइक आपके पास वाले बनने का आपके साथ मैच नहीं करेगा MCQ। आपका अगर 1 नंबर पे तो उसका 10 नंबर पे होगा, समझ रहे हो, अलग अलग होगा MCQ, बस MCQ होगा, डरो मत, MCQ होगा। और थ्योरी तो सबका सेम रहेगा, मगर सेटिंग क्यों करना तुम्हें अगर मैं कॉमन क्वेश्चन आंसर ही दे रहा हूँ। ऑलराइट, सो लोग तुमसे सीटिंग करेंगे, मैं ऐसे करके दूंगा तुम्हें। ओके, सो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। सो सबसे पहले आप लोगों को जियोग्राफी शॉर्ट इंपॉर्टेंट MCQ Q&A होने वाला है। MCQ शॉर्ट क्वेश्चन से होने वाला है, ये 101% तुम्हें पढ़ना है, ये तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन से मैंने दिया है इनको पढ़ना ही पढ़ना है, इनको मिस मत करना मेरे दोस्त। इनको मिस कर लिया तो तुम बहुत ज़्यादा एक बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो, तो इनको करना ही करना है। ये मिक्स्ड है, ठीक है, हर एक मतलब जियोग्राफी का हर एक सब्जेक्ट से तुम्हारा ये मिक्स है, तो इसको कर लेना है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, तुम्हें देख पाएगा उससे, मतलब तुम देख पाओगे उससे। सो मेरे दोस्ती इधर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हिच ब्रांच दस इकोनॉमिक जियोग्राफी बिलोंग टू, तो कौन से ब्रांच पे इकोनॉमिक जियोग्राफी जो है हमारा वो बिलोंग करता है, तो ये होगा आपका ह्यूमन जियोग्राफी। कारण जो आप लोगों का इकोनॉमिक वाला चीज़ है वो किसका है, पैसों का चीज़ है, वो सब चीज़ें किसके लिए है, ऑफ कोर्स ह्यूमन के लिए बना है, तो ऑफ कोर्स ही बात है, ये आपका होगा ह्यूमन ज्योग्राफी। देन सेकेंड वाले में पूछा गया है गिव ए एग्जाम्पल ऑफ ए रीन्यूएबल रिसोर्स, तो रीन्यूएबल रिसोर्स मतलब क्या है। अब रीन्यूएबल मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है कि जो चीज़ फिर से बनता है, फिर से रीजनरेट होता है, ठीक है। लाइक तुमने जोम्बिस वगैरह देखा होगा, डेमोन देखा होगा, तुम लोगों ने डेमोन स्लेयर देखा होगा, उनका क्या होता है, उनको एक बार लाइक मार देते तो वो रीजनरेट कर लेते हैं ना, है ना, तो उनको बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स। तो हमें एग्जाम्पल देना है रीन्यूएबल रिसोर्स का, 2 मार्क का मतलब मैंने 2 दिया है, आपका अगर 1 मार्क का है तो 1 ही दे देना, ठीक है। तो इनका होगा सोलर एनर्जी एंड विंड, मतलब सोलर एनर्जी मतलब सूरज का जो क्या बोलते हैं उसको, रोशनी, ठीक है, एंड जो तुम्हारा वायु होता है ना, ठंडी ठंडी हवाएं वो सब होती है, रीन्यूएबल रिसोर्स। बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुम लोग कर लेना। देन व्हाट इज मीन बाय डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन क्या चीज़ है बेटा, नाम से पता चल रहा होगा, डिजर्टिफिकेशन, समझ गए। सो कंजर्वेशन ऑफ प्रोडक्टिव लैंड इनटू डिजर्ट लाइक कंडीशन, जो तुम्हारे लैंड वगैरह होते हैं, नॉर्मल प्रोडक्टिव जो लैंड होते हैं उनकी हालत एकदम बेकार जैसी हो जाती है, फटने टाइप का लग जाता है, ठीक है। जो डिजर्ट पे तुम्हारा होता है, ठीक है, डिजर्ट टाइप के जगह की तरह हो जाता है, डिजर्ट नहीं होता है वो जगह, मगर डिजर्ट टाइप का हो जाता है, फटने लग जाता है, ठीक है। और वाइट जैसा हो जाता है, मतलब अजीब सा हो जाता है उस जगह को, तो उसको ही बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। याद रखना डिजर्टिफिकेशन मतलब डिजर्ट नहीं है, मगर डिजर्ट की तरह है, ठीक है, ये याद रखना। देन 4 नंबर पे पूछा गया है व्हिच माउंटेन रेंज ऑलमोस्ट इन द मिडिल ऑफ द अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो कौन सा माउंटेन है जिसका रेंज ऑलमोस्ट इतना बड़ा है कि वो अटलांटिक ओशन की तरह है, इतना बड़ा है, कौन सा पहाड़ का नाम है, तो पहाड़ का नाम है वो, मतलब माउंटेन का नाम है मतलब इन द मिडिल ऑलमोस्ट, मतलब मिडिल पे आता है अटलांटिक ओशन का, ठीक है, अटलांटिक ओशन का मिडिल पे आता है वो पहाड़, तो उसका नाम क्या है, ये आ सकता है, MCQ पे आएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसका नाम है मिड अटलांटिक रिज, ठीक है, इसका नाम याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सेवा वालों ने जैसे कि बोला है कि वो थोड़ा सा पैटर्न सेंस करे, तो पैटर्न सेंस का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर कुछ अलग ही आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस करेंगे। और जो मैंने एक वीडियो में, पुराने वाले वीडियो में पहले जो क्या बोलते हैं न्यूली पैटर्न से, मतलब क्वेश्चन पेपर से मैंने दिखाया है कि किस टाइप का आएगा, तो जाके उसको देख लेना। और जो तुम्हारा क्वेश्चन वगैरह है वो थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेस होगा, तुम्हारे रिलेटेड पूछेगा, तो ईजी है, आराम से कर लोगे। देन व्हिच इज द थर्ड
लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन किसको माना जाता है? ऑफ कोर्स हमारा इंडियन ओशन को माना जाता है। ओके, सो 6 नंबर वाले पे क्या पूछा गया है? व्हिच माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया। तो कौन सा पहाड़ है जिसको जो आप लोगों का यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है? ऑलराइट, तो उस पहाड़ का नाम है यूरल माउंटेन। ठीक है, यूरल माउंटेन नाम याद रखना है। उसके बाद श्रीलंका आपका कौन से ओशन पे पड़ता है? आप पहले थोड़ा सा लॉजिक से समझो कि श्रीलंका कहाँ है, किसके पास है? किसके पास है? ऑफ कोर्स इंडिया के पास है, तो इंडियन ओशन ही होगा ना मेरी जान। इसको आप लोग को याद रखना है। ऑलराइट, सो बाकी सब ये सब चीज़ें तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पीडीएफ मिल जाएगा, तो जाके वो भी डाउनलोड कर लेना। पहले वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद समझ जब लोगे तो तुम लोग नोट कर लेना। देन which type of silk in Assam is known as the golden thread? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आया सकता है, 90% चांस है इसके आने का। तो कौन से टाइप के सिल्क को असम पे गोल्डन धागा के नाम से जाना जाता है, सोने का धागा के नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं मुगा। नाम याद रखना, मुगा। नाम सुना होगा तुम लोगों ने अपने मम्मी वगैरह से, ठीक है, दीदी वगैरह से मुगा सिल्क के बारे में नाम सुना होगा, तो मुगा बोलते हैं उसको, है ना। देन which 9 वाले पे चलते हैं। which place in Assam has the maximum oil refining capacity? तो कौन से जगह पे आपका असम का सबसे ज़्यादा ऑयल रिफाइनिंग पाया जाता है, कैपेसिटी है ना। तो इसका नाम आपको याद रखना है, नुमाली गर्ग। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जगह पे फर्स्ट आप लोग का ऑयल रिफाइनिंग मिला था, तो वो आपका होगा डिग बॉय। तो इसका नाम भी आप लोग याद रखना, नुमाली और डिग बॉय। इन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का नाम आपको याद ही रखना है। देन 10 वाले में पूछा गया है व्हिच डिस्ट्रिक्ट रैंक्स फर्स्ट इन द हाई प्रोडक्शन इन असम। ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का हाई प्रोडक्शन मतलब रैंक 1 करता है? ठीक है, सो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप लोग का रैंक 1 करता है प्रोडक्शन के नाम पे, आई मीन प्रोडक्शन वगैरह पे? तो वो है आपका नौगांव, ये आपको याद रखना है। ओके, सो आपका जो एमसीक्यू शॉर्ट एमसीक्यू वगैरह थे वो कंप्लीट हो चुके। उसके बाद लॉन्ग टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपका 3 से 4 मार्क होगा। ये 3 से 4 मार्क होगा। फर्स्ट वाला पे क्या क्या आ सकता है आप लोग का? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में आ सकता है, जैसे कि डिस्कस द कोज एंड सॉल्यूशन फॉर इश्यूज लाइक पोल्यूशन डिजर्टिफिकेशन। पोल्यूशन के बारे में आ सकता है, किसी भी पोल्यूशन की तरफ मतलब आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या वाटर पोल्यूशन हो गया, या लैंड पोल्यूशन हो गया। और ऐसे भी आ सकता है कि आपके आसपास पे जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम चल रहा है, पोल्यूशन चल रहा है, उसके बारे में लिखो, उसको कैसे मतलब सॉल्व करना है, उन सब के बारे में भी आ सकते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट बेस चीज़ें है आएंगे ही इस बार, तो इसको आपको याद से कर लेना है। मैं ऐसे क्वेश्चन सर मैं दे रहा हूँ, चिंता मत करो। ये जस्ट एक नॉर्मल ही एक मैंने वो बनाया है आइडिया के लिए कि किस टाइप का चीज़ें आएंगे, है ना। नॉर्मली बनाए, मैं एकदम पूरा डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो इसको थोड़ा सा देख लेना, इसको थोड़ा सा समझ लेना। उसके बाद मतलब मैं कहता हूँ कि अगर टाइम है तो पढ़ लो पूरा का पूरा। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, 2 पीडीएफ दूंगा, पहले ये दूंगा, उसके बाद जो मेन एक सारे के सारे एमसीक्यू होंगे हर एक सप्ताह का, वो मिल जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, एमसीक्यू नहीं सॉरी क्वेश्चन आंसर, उससे क्या होगा तुम लोगों को पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा, है ना। देन सेकेंड वाले में पूछा गया है यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। ठीक है, तो यूएनओ कब हुआ था आपका? यूएनओ आपका हुआ था 24 अक्टूबर 1945, व्हिच इज सेलिब्रेटेड एज यूएनओ डे, सॉरी यूएन डे, यूएन डे। इसको आपको याद रखना है। यूएनओ के बारे में कब हुआ था आपका? 24 अक्टूबर 1945, इसके बारे में आ सकते हैं। और इस डे को क्या नाम कौन से दिन से जाना जाता है? यूएन डे नाम से। देन असम का पॉपुलेशन के बारे में आ सकता है क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन इन असम। तो असम की पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ होता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और कौन से साल पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट पे बढ़ रहा है, तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलराइट, तो तुम्हें कुछ इस टाइप के चीज़ें क्वेश्चंस को तुम्हारे जो ज्योग्राफी वाले सप्ताह है उससे पढ़ लेना है, अलग नहीं आएगा। ऑलराइट, सो अभी हम लोग चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, मेन पीडीएफ की तरफ, मेन सारे सप्ताह के क्वेश्चन से देने वालों। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, पानी वगैरह है तो ले लो, और जो हेडफोन है वो लगा लो, और साथ में एक नोटबुक और कलम ले लो, कारण अभी मसाने वाले हैं हम पेपर लीक। ओके मेरे दोस्ती, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, है ना।
सो अभी हम मेन क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, फर्स्ट चैप्टर। और हाँ, और एक चीज़ आपको पढ़ना है, मैं आपको बताना भूल गया था। आपको 101% ये चीज़ देखना है। मैं जूम कर देता हूँ, मैं बताना भूल गया था, ये चीज़ 101% देखना है। कारण ये 101% नहीं, मैं 200% ये चीज़ आएगा। मैं लिख के बता रहा हूँ, मैंने लिख के भी रखा है उधर, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% कमिंग। सो आपको क्या देखना है, मैप देखना है। किसका मैप देखना है? इंडिया का नहीं देखना है हमें, इंडिया का नहीं देखना है, असम का देखना है। 101%, मैं आज ही बता रहा हूँ, लिख के ले लो तुम। पेपर पे तुम्हारे असम का मैप आएगा ही, और उस पर तुम्हारा 5 से 8 मार्क्स रहेगा। 5 से 8 मार्क्स रहेगा तुम्हारा उस पर। ऑलराइट, सो तुम्हें क्या करना है, आसाम का मैप देखना है। मैं दिखा दूंगा, ठीक है, जो मेन क्वेश्चन आंसर है उन सब पे मैंने रखा है अच्छे से, तो तुम जाके बस उनको पढ़ो मेरी जान। सो ये देखो, तुम्हें सबसे पहले अपना मैप को ड्रॉ करना है, उसके बाद इन सब चीज़ों को मैप के अंदर दिखाना है कि कहाँ कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ऑफ असम दिसपुर पे, दिसपुर पर है, इसको आपको दिखाना है। नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ये दिखाना है। रॉयल रिफाइनरी डिगबॉय, नुमालीगढ़, बोंगाईगांव, इन सबको आपको दिखाना है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ना। इनमें से कोई भी दिखा देना, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोले, इसको भी दिखाना है। देन एक मिनट, ए मेजर टी ग्रोइंग रीजन और गार्डन, इसको भी आपको दिखाना है। तो मैं बता देता हूँ, इतना सारे चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। सो कैपिटल ऑफ असम, ये इंपॉर्टेंट है। देन जो आपका नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने का भी चांसेस है। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो स्कीप कैपिटल ऑफ असम एंड यू कैन स्टडी ऑयल रिफाइनरिंग। कारण मैंने बहुत सारे प्री बोर्ड्स के पेपर देखे, उनमें जो है ऑयल रिफाइनरिंग के बारे में ज़्यादा था। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर स्किप ही करना है, मतलब पढ़ना ही है, अगर टाइम नहीं है, तो ऑयल रिफाइनरिंग के बारे में देख के चले जाना, कहाँ है कहाँ है। डिगबॉय दे देना, अगर एकदम ही मतलब तुम्हें श्योर होना है तो डिगबॉय दे देना। ओके, सो बट मैं बोलता हूँ हर एक चीज़ देख के जाओ, कारण लिखना कुछ नहीं है, बस लोकेट करना है। तो उस चीज़ को आप मेमोराइज करके जाओ, आराम से कर पाओगे। तो इसको देखना ही देखना है मेरी जान, 8 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से, सोच लो। 5 से 8 मार्क्स मिल रहे हैं तुम्हें ऐसे ही। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1, जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी। ओके, सो इस सप्ताह से स्टार्ट करते हैं। हम 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन से देने वाले हैं, ये देख सकते हो, 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन से होने वाला है। और इसमें मैं आप लोगों को पूरा का पूरा समझा दूंगा। और अगर वो सब एमसीक्यू भी आएंगे ना, तो तुम लिख पाओगे। कारण मैं एमसीक्यू का इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैंने पहले जो दे दिया है एमसीक्यू का कुछ, मगर वो तो थोड़ी ना आएंगे, 45 मार्क्स का तो वो नहीं है ना। तो एमसीक्यू कुछ भी आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ, समझ लो ये सब चीज़ें। सो व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा गया है व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या चीज़ है? आई मीन नाम से पता चल रहा होगा कि रिसोर्स जो है, कुछ जो चीज़ है उसको हम कंजर्व कर रहे हैं, उनको उसको हम बचा रहे हैं, या अपनी जनरेशन अपकमिंग जनरेशन के लिए रख रहे हैं, है ना। सो इसमें हमने क्या लिखा है, यूजिंग रिसोर्स वाइजली विदाउट यूजिंग देम एंड यूजिंग देम एफिशिएंटली फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो कुछ ऐसे चीज़ें जिसको हम सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम बर्बाद नहीं कर रहे, और अपने आने वाले पीढ़ियाँ या जनरेशन के लिए बचा रहे हैं, है ना। तो यही हमने लिखा है इधर। ऑलराइट, समझ गए। देन क्वेश्चन 2 इज ऑल्सो very very important. So what is mean by resource, mention its characteristics। तो ऐसे भी आ सकता है, या तो ऐसे भी पूछ सकता है what is resource, या what do you mean by resource। तो ऐसे भी आ सकता है, तो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा मेरी जान, खुद समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पे क्या बोला गया है। और मैंने, कारण इन सब का आंसर एक ही है, मैं बहुत सारे इसके क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, उनमें से कॉमन भी पढ़ने वाले हैं, मगर उससे फ़ायदा नहीं है ना। तो तुम्हें खुद समझना है कि क्या है क्या नहीं, डरना नहीं है क्वेश्चन से, कारण तुमने हर एक चीज़ पढ़ा है इस वीडियो में। ऑल राइट, सो पहले हम चलते हैं, रिसोर्स क्या चीज़ है। सो ऑल द मटेरियल्स नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लिविंग आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो जो भी मटेरियल है, जो भी चीज़ें हैं जो हमारे मतलब हम ह्यूमन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, ज़रूरत है, ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, उनको हम रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, सॉरी सनसाइन, क्या लिखा है मैंने, सनसाइन, सनसाइन क्या सनलाइट लिखना चाहता, ऑल राइट, कोई बात नहीं। सॉयल, प्लांट्स, एनिमल्स, फ्रूट्स, मिनरल्स, वाटर्स, सॉरी एट्रेजा। सो जैसे कि हमारा वायु, पानी, उसके बाद सूरज का रोशनी,
मिट्टी, उसके बाद प्लांट्स, जीव जंतु, फल, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जो डेली लाइफ पे यूज़ है, जो हमें कारण हम विदाउट ट्रीज भी लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रीज के बिना हम सांस नहीं ले सकते, तो वो भी हमारा एक नेसेसरी चीज़ पे आता है। सो इन सब चीज़ों को रिसोर्सेज बोलते हैं। ऑलराइट, समझ गए? तो इनको ही रिसोर्सेज बोलते हैं। उसके बाद मेंशन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक, या तो ऐसे भी आ सकते हैं मेंशन इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स, या डिस्कस इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स, तो तुम्हें वो समझ लेना है। तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स, आई मीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फंक्शनैलिटी एंड यूटिलिटी। सो अभी मैं ठीक से पढ़ा देता हूँ क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू ए फेमस इकोनॉमिस्ट जिमरमैन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, जिमरमैन के बारे में आपको याद रखना है। जिमरमैन, एनी मेटल शुड हैव टू properties. First one is your functionality and second one is utility. These two properties resource utilization has able to bring about human welfare and socio-economical development. तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, फंक्शनलिटी एंड यूटिलिटी, ये हमारे जो ह्यूमंस के लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इनके बिना हमारा कोई भी चीज़ रिसोर्स नहीं बोला जाता ठीक से, ठीक है। तो जो चीज़ हमारा जो फंक्शनलिटी अच्छा होता है और यूटिलिटी होता है, तो उसको आपका मेनली अच्छे से वो एज ए रिसोर्स डिस्क्राइब होता है, समझ रहे हो? तो वही चीज़ है। वेलफेयर मतलब हमारे भलाई के लिए, और हमारी इकोनॉमी क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी के लिए अच्छा हो, उस चीज़ को आपका रिसोर्स बोलते हैं। देन आपका इस टाइप का एक और आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, या तो ऐसे भी आ सकता है राइट अबाउट रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। ओके, सो किसी भी टाइप से आ सकता है। अब तुम बस ऐसे लिख देना, ये डायरेक्ट भी ऐसे लिख के आ जाए कि राइट अबाउट रीन्यूएबल, एंड उसके बाद लिख के आ जाए कि राइट अबाउट नॉन रीन्यूएबल। तो उससे आपको यही पैराग्राफ लिखना है। ओके, सिंगल ऐसे पूछा जाए तो यही लिखना है, और नॉन रीन्यूएबल आए तो ऐसे ही लिखना है। इसलिए मैंने इस टाइप का एक बॉक्स बनाया है, इससे तुम लोग समझ जाओगे, ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। तो इस टाइप का तुम्हें भी एक बॉक्स बना लेना है, या तो पैराग्राफ पे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है मेरी जान। सो इसका मतलब क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? रिसोर्स विच कैन बी रीजनरेट और रीन्यूएबल आफ्टर यूज़। तो जो चीज़ें आपका यूज़ होने के बाद भी रीजनरेट कर सकता है, मतलब खुद ब खुद बन सकता है, उसको है आपका रिसोर्स बोलते हैं। और जो चीज़ आपका बन नहीं सकता है, मतलब ख़त्म हो जाता है एक बार यूज़ करने के बाद, उसको आप लोग मतलब उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। और है, मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद एग्जॉस्टेबिलिटी, तो कैसे ख़त्म होता है ये? तो देखो, तुम्हारा रीयूनेबल चीज़ कभी ख़त्म नहीं होता है, और ये आपका रीजनरेट कर सकता है, मैंने तो समझा ही दिया। उसके बाद जो आपका नॉन रीयूनेबल चीज़ है वो क्या, वो ख़त्म हो जाएगा एक बार यूज़ करने के बाद, और रीजनरेट नहीं हो सकता है। ऑलराइट, सो एग्जाम्पल जैसे कि एयर, सनशाइन, वाटर, क्रॉप्स एट्सेट्रा। मतलब आपका वायु तो हमेशा रहता ही है ना, सूरज की रोशनी तो रहता ही है, पानी तो रहेगा ही। उसके बाद जो तुम्हारा खेती बाड़ी है वो तो रहेगा ही, वो तो रीजनरेट कर सकते हैं एक टाइम जाने के बाद भी, है ना। खेती तुम्हारा एक सीज़न पे आया, उसके बाद नेक्स्ट सीज़न में शायद से ख़राब हो गया, उसके बाद फिर से तो आ सकते हैं ना खेती, समझ गए? देन तुम्हारा कौन सी चीज़ें तुम्हारा रीजनरेट नहीं हो सकती, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो याद रखना, कॉयल, ऑयल, नेचुरल गैस, वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स एट्सेट्रा। तो तुम्हारा कॉयल मतलब कॉयल को क्या बोलते हैं? काला टाइप का होता है ना, तुमने देखा होगा कॉयल काला टाइप का होता है। पहले तुम्हारे जो ट्रेन वगैरह पे थे उन पे देते थे। उसके बाद नेचुरल गैस एंड जो तुम्हारा ऑयल वगैरह है वो सब रीजनरेट नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद नहीं बन सकते, बनाना पड़ता है, बन जाएगा मगर आई मीन खुद ब खुद तो नहीं बनते ना, मगर ये सब चीज़ें तुम्हारा खुद ब खुद बन जाते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पढ़ना है, बायोटिक एंड ए बायोटिक रिसोर्सेज, इसको आपको पढ़ना है। जैसे कि बायोटिक रिसोर्स क्या चीज़ है, मैंने इजीली देके रखा है। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन द रिसोर्सेज व्हिच हैव लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक। सो सिंपली मैं बताऊँ तो जिन चीज़ों पे आपका लाइफ है, जिन चीज़ों पे आप लोग वो चीज़ चल सकता है, आई मीन उस पर एक लाइफ है, हार्ट है, लिवर है समझ रहे हो, तो उनको ही तुम लोगों का बायोटिक चीज़ बोलता है। जैसे कि जीव जंतु, है ना, उसके बाद मछली, देन हम ह्यूमंस बीइंग खुद, है ना,
एंड क्या क्या हो सकता है और इंसेक्ट्स, ये सब चीज़ें। तो इधर हमने क्या किया, प्लांट्स, एनिमल्स, क्रॉप्स एक्सेट्रा, है ना। तो तुम्हारा प्लांट्स भी तुम्हारा बायोटिक चीज़ पे ही पल रहा है, ठीक है, कारण वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग पे आता है वो एक, कारण वो तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है, वो हिलता डुलता है ना। तो इन सब पे आता है। एबायोटिक चीज़ क्या है, जिन चीज़ों पे लाइफ नहीं है उनको ये आपका एबायोटिक चीज़ बोलता है, ठीक है। जैसे कि आपका पानी, हवा, मिट्टी और पत्थर, इन सब पे कोई लाइफ नहीं होती, ये हिलते नहीं है खुद ब खुद, समझ रहे हो। सो ये हो गया आपका एबायोटिक, बायोटिक रिसोर्स, देखना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, इसके बारे में पढ़ना है आपको। मैन मेड रिसोर्स क्या क्या चीज़ है, मैन मेड रिसोर्स किनको बोला जाता है, मटेरियल एज प्रोड्यूस थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स आर नोन एज मैन मेड रिसोर्स। तो जो भी चीज़ें आप लोग का ह्यूमन बनाते हैं, ठीक है, उसको मैन मेड रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि नेचर के चीज़ों से हम इंसानों ने ब्रिज बनाया, उसको क्या बोला जाएगा, मैन मेड रिसोर्स, कारण वो इंसानों ने बनाया है नेचर से। मे बी हमने नेचर का यूज़ किया, मगर बनाया किसने, उसका स्ट्रक्चर किसने बनाया, इंसानों ने। घर का, घर के लिए हमें फॉर एग्जाम्पल पुराने घर पे क्या यूज़ होता था, वुड, वुड अभी भी यूज़ होता है वैसे तो, वुड होता था, बेम्बू होता था, ये सब होता था, है ना। मिट्टी यूज़ होती थी। मगर ये सब चीज़ें क्या है ऐसे, बेसिकली बेसिकली ये सब चीज़ें नेचुरल है, नेचर से आई होती है ना, नेचुरल रिसोर्सेज पे पड़ता है। मगर उनको यूज़ कौन कर रहा है, उनको बनाया किसने, घर किसने बनाया, ह्यूमन ने। तो इसका क्या बोला जाएगा, मैन मेड रिसोर्सेज, समझ गए। तो यही है तुम्हारा, ठीक है। एंड इट इज़ नेसेसरी टू हैव स्किल, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड डिजायर एमंग मैन, सो एज टू मेक द रिसोर्सेज यूजफुल टू मैन, समझ गए। तो जो भी चीज़ें तुम्हारा यूजफुल होगा इंसानों के लिए, उसको मैन मेड रिसोर्स बोला जाएगा। ऐसे मैंने लिख के रखा है, पढ़े ना, मैंने इधर ऑलरेडी लिख के रखा है, पेपर फ्रॉम बैम्बू, क्लॉथ फ्रॉम कॉटन एट्सेट्रा। देन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिकल जियोग्राफी, ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स मेन सब्जेक्ट मैटर, मेंशन 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। सो आंसर पे आपको क्या लिखना है, इकोनॉमिकल ग्राफिक, सॉरी 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 सॉरी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी व्हिच स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी चीज़ें तुम्हारा लाइक ह्यूमन की लाइफ पे पैसों के खातिर हो गया, प्रोडक्शन के खातिर हो गया, या आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन के खातिर हो गया, मतलब लेना देना के, मतलब पैसे दिया, एक चीज़ मिला, है ना, ग्रोथ के हिसाब से इंसानों का, उसको आप लोग का इकोनॉमिकल जियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और इनका मेन ब्रांचेस क्या है, आई मीन मेन सब्जेक्ट क्या है इनका, प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। तुम अगर ये कर लोगे तो ये कर लोगे आराम से, है ना, कंजप्शन ऑफ रिसोर्स, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स। तो ये अगर पूरा का पूरा तुमने रट्टा मार लेना तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा, ऑलरेडी उस पर ही आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम राइट इन योर ओन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल। तो तुम्हें अपने, एक मिनट, ये नेक्स्ट सप्ताह है ना हमारा, ये हमारा सप्ताह 2 से इन्वायरमेंटल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। रुको मैं तुम्हें और कुछ चीज़ें दिखा रहा था, तो मैं ऐड करना भूल गया, मैं पीडीएफ पे उसे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं दिखा रहा था, 1 मिनट। सो मेरे दोस्त इस ये देखो, इसका जो मेन, 1 मिनट है, इसका जो मेन तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, ब्रांचेज है, इनके बारे में लिखा है। पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी एंड इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इसके बारे में पढ़ना है।
देन आपको ये पढ़ना है जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म, ये 3 आप याद कर लेना। क्या क्या बोला मैंने, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी और जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म, इनको आपको याद कर लेना। ऑलराइट, देन आप लोग ये सब याद कर सकते हो अगर हो जाए तो, ठीक है। कारण किसी से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम लोग उठ पाओगे। देख लो, दिख रहा है मैंने जो ऐसे मार्क किया हुआ है उनको आपको पढ़ना है। देन आपको और पढ़ना है, मैं दिखा देता हूँ। ये टेबल आपको एक बार देख लेना है जाने से पहले। राइट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल, तो क्या क्या रिसोर्सेज है क्लासिफिकेशन के साथ एग्जाम्पल क्या हुआ, ये टेबल आपको देख लेना एक बार। ऑलराइट, देन नेचुरल रिसोर्सेज क्या चीज़ है ये मैंने देखे रखा है, बता तो दिया मैंने तुम लोग को ना, तो ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थे जो आपको चैप्टर 1 से पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है, एकदम सील होके समझ के पढ़ना है। और एग्जाम में तुम्हें खुद समझ के ही लिखना पड़ेगा, बस मैंने ऑलरेडी बताया क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आने वाले हैं, थोड़ा सा तुम्हारे आइडिया से आएंगे, तुम्हारे नॉलेज देख के आएंगे क्वेश्चन, कौन से बेस आएंगे मैंने बताया है तुम्हें, तो उसको देख के तुमको करना है, इजी है। ये सब कर लेना, मैं ये सब ऐड कर दूंगा पीडीएफ में, मैं भूल गया था ऐड करना। अभी चलते हम नेक्स्ट चैप्टर 2 की तरफ। तो चैप्टर 2 हमारा क्या है, चैप्टर 2 का नाम है हमारा इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट का जो जो प्रॉब्लम है उनके बारे में हमें पढ़ना है चैप्टर 2 में। ज़्यादा इतना कुछ मुश्किल चैप्टर नहीं है, ईजी है। तो 2-3 मार्क का है ना, 2-3 मार्क का क्वेश्चन ही हम दे रहे हैं भी, इसमें क्या होगा आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है इन सब पे, इसलिए। सो राइट इन योर ओन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, तो तुम्हारे खुद के शब्द से इन्वायरमेंट के बारे में लिखना है। अभी इन्वायरमेंट के बारे में हमें क्या क्या पता है, इन्वायरमेंट जिनमें आप लोगों का इंसान रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑर्गेनिज्म में इंसान वगैरह सब पढ़ते हैं, जीव जंतु वगैरह सारे चीज़ें पढ़ते हैं। देन एक कम्युनिटी रहता है उनका, है ना। देन इन सब चीज़ों को आपका और जो जो आपका नेसेसरी चीज़ें होते हैं सर्वाइविंग करने के लिए, उन सबको आपका इन्वायरमेंट बोलते हैं। मैंने ऐसे लिख के रखा है, तुम कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी का, ठीक है। सो इन ए ब्रॉड सेंस इन्वायरमेंट डिनोट्स द कंडीशन around an organism or a community of organisms. Such condition includes all necessary elements for survival. These elements are both biotic abiotic things. All right, या आप खुद की मर्जी से भी पढ़ सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ के जाना आ सकता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना। ऐसा आया नहीं है कभी, मगर फिर भी तुम पढ़ के जाना, ठीक है। सो व्हाट द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या चीज़ है, द लैंड कंपोनेंट ऑफ द आर्ट कंपोस्ट ऑफ रॉक्स सॉयल मिनरल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो जो चीज़ें तुम्हारे आर्ट पे कंपोस्ट हो जाती है, मतलब मिल जाता है आर्ट के साथ, जैसे कि तुम्हारा मिट्टी, देन पत्थर, एंड क्या बोलते हैं इसको, सॉयल मतलब क्या, बाली बोलते हैं इसको ऐसे असमीज पे, ठीक है। तो बाली के साथ जो मिल जाता है उनको है आपको उसको ही आप लोग का लिथोस्फीयर फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब उस चीज़ से आपका लिथोस्फीयर बनता है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर जो जो आपका जो हिल वगैरह होता है, माउंटेन वगैरह होता है, ये इन सब चीज़ों को लिथोस्फीयर कवर करता है, समझ गए। तो जिन जिन चीज़ों पे आपका जिन जिन कॉन्टिनेंट में आप लोगों का माउंटेन वगैरह ज़्यादा होता है, उन सब चीज़ों पे लिथोस्फीयर का मतलब कब्जा होता है, समझ लो ऐसे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। राइट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफेयर, तो एटमोसफेयर पे क्या क्या चीज़ें मिला होता है, क्या क्या मिक्स होता है, उनके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि द एटमोसफेयर इज कम्पोज ऑफ सेवरल डिफरेंट केसेस, तो बहुत सारी चीज़ें हमारा एटमोसफेयर गहरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मिक्स होता है ना। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एक्सेट्रा। तो आपको ये सात चीज़ें आपको याद रखनी है, 1 2 3 4 5
पास है, जैसे नॉर्मल आपका गैस आपका 60 होते हैं। तो ये 5 चीज़ें अभी के लिए आपको याद रखना है, राइट। बहुत ईजी गाइस, आप लोग बस देखने में थोड़ा सा वो लग रहा होगा मगर ईजी है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी 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 मतलब आने ही आना है, ये चीज़ आने ही आना वाला है इस बार, देख लो तुम। सो व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन क्या चीज़ है मैंने पहले बताया। उसके बाद गिव टू रीजन्स फॉर डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हमें एक रीजन देने को बोला है। तो देखो मेरी जान, इस पर क्या बोला है मैंने एक अलग से लिखा है, तुम किसी को भी लिख सकते हो, पहले वाले को भी लिख सकते हो। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजर्ट कंडीशन टू द पेरिफेरल एरियाज, वही सेम चीज़ है। जिन जिन जो आपका एरियाज होता है थोड़ा सा, उन पे आप लोग का डिजर्ट टाइप का चीज़ जब हो जाता है, मिट्टी आपका जब डिजर्ट टाइप का हो जाता है, उनको आपका डिजर्टिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डिजर्ट, डिजर्ट मतलब डिजर्ट बनने का एक पार्ट है ये, ठीक है। अगर होता रहा तो वो डिजर्ट ही बन जाएगा वो मिट्टी। देन ये भी लिख सकते हो, प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स प्रोडक्टिव लैंड इनटू डिजर्ट, ये भी लिख सकते हो। देन 2 मेन रीजन्स, ये देख के जाना है। तो तू लेने को मिला था, मैंने 3 लेके रखा है। जैसे कि ड्रॉट, इट इफेक्ट्स द प्रोडक्टिव ऑफ लैंड एंड ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देयर बाय लीडिंग टू डिजर्टिफिकेशन। देन ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है ये, इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मेक्स द डिजर्ट इन्वायरमेंट मोर ड्राई, ठीक है, ड्राई हो जाता है, सूखा सूखा सा हो जाता है ना। देन पॉपुलेशन के भी कारण हो सकता है, अगर आपका डिजर्ट वगैरह पे पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे, और जो चीज़ आपका सेमी डिजर्ट है, सेमी डिजर्ट मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा डिजर्ट है थोड़ा नहीं, तो उन सब चीज़ों पे अगर पॉपुलेशन आपका ज़्यादा होगा, तो ये आपका जो डिजर्ट वगैरह चीज़ें है, डिजर्ट का चीज़ें वो ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा। देन व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ये आने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आने वाला है इस बार। ग्लोबल वाटर पोल्यूशन के बारे में नहीं आने वाला, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आने वाला है, तो देख लेना आपको। द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ओवर द अर्थ्स सरफेस इज ए रिजल्ट ऑफ द इमिशन ऑफ गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो जो आपका टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का सरफेस का, उसको आपका नॉर्मली ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे जाना जाता है। गैस होता है, गैस जैसे कि ग्रीन गैस, जो आपका एटमॉस्फेयर पे आ जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे मतलब जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। सब बहुत सारी चीज़ें ग्रीन गैस है, बहुत सारे गैस मिक्स होकर ऐसे हो जाता है, ठीक है। मैंने इतना लंबा नहीं दिया है, एकदम इजीली दिया है, तुम लोग पढ़ जाना, ठीक है। बहुत लंबा करके था, तुम लोग एक बार थोड़ा सा एक बार जो अपना नोटबुक है उस पर चेकआउट कर लेना कैसे दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों का, जैसे कि हाउ टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को आपको कंट्रोल कैसे करना है, ऐसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो ग्लोबल वार्मिंग को, तुम लोग जानते होंगे, पेड़ लगा के, ठीक है। देन एंड जो आपका इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक है, जिनसे आपका धुआं वगैरह होता है उनको कम करके, एंड देन पानी वगैरह को लाइक क्या बोलते हैं उनको यार, रिवर वगैरह को सेव करके, है ना। आपके आसपास पॉन्ड वगैरह है तो उनको सेव करके कर सकते हो, है ना। देन व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी क्रिएटेड बाय ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं उनके बारे में भी आ सकता है, ठीक है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या हो सकता है, ईजी है मेरी जान। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ों के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, ये मैंने इजीली करके दिया है। आपका ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है आपका जो पोलर आइस है वो उनके मतलब मेल्ट होने के कारण, देन जो आपका जो सी लेवल है वो बढ़ने के कारण, देन प्रोडक्शन वगैरह जो क्रॉप का प्रोडक्शन वगैरह है वो रुक जाएगा तब, है ना। तो ये सब होगा जब आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग आपका जब बढ़ेगा तब ये सब होगा। तो ये चीज़ ये पॉइंट आप लोग जो प्रॉब्लम्स वगैरह भी लिख सकते हो। देन ये भी एक बार पढ़ के जाना वाटर पोल्यूशन क्या चीज़ होता है, इसे आप लोग पता होगा वाटर पोल्यूशन क्या होता है, पता है ना दिल्ली का गंगा का हालत क्या हो सका है। द प्रोसेस बाय व्हिच द नेचुरल स्टेट आर quality of water gets sense and on addition or passing through of harmful items such as chemical substance particles radiation microbes is known as water वाटर पोल्यूशन। जो तुम्हारा जो पानी होता है
वो नॉर्मल स्टेट से जाके तुम्हारा गंदा जब हो जाता है ड्यू टू लाइक जब ह्यूमंस वगैरह अपने वेस्ट वगैरह फेंकते हैं उधर, या गंदा हो जाता है, मतलब पता होगा दिल्ली का क्या हाल है उसका, गंगा गंगा मतलब जो चल रहा है तुम्हारा उसका, ठीक है। और ये क्यों होता है? इट ओकर्स वेयर देयर आर ह्यूमन सेटलमेंट्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर फील्ड्स एटसेट्रा नियर द water source from where wastage get mixed with water, thus it becomes polluted। तो वही सेम चीज़ है मैंने जो बोला, ठीक है। लैंड पोल्यूशन के बारे में देखना है आपको, लैंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के बारे में लिखना है मतलब देखना है लिखना नहीं है। वाटर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ के जाना है, लैंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के बारे में देख के जाना है। ये सब लिख पाओगे तुम यार मेरी जान, ये सब कॉमन प्रॉब्लम हो सके आज के टाइम पे। देन ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको देखना है। योर लोकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और पोल्यूशन, तुम्हारे आसपास जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं या पोल्यूशन जो भी हो रहा है उनके बारे में तुम्हें लिखना है। ये तुम्हें देख के ये तुम्हारा आएगा। मैंने बोर्ड पेपर चेक किया है, मेरे हाफिया लेवल भी आया था ये प्रॉब्लम, मतलब ये क्वेश्चन। तो तुम्हें ये देखना है, ये तुम्हें थोड़ा सा आइडिया कर लेना है क्या क्या हो सकता है। ऑलराइट, अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो नेक्स्ट हम सप्ताह 3 पे आ चुके। भाई कितने जल्दी जल्दी आ गए ना। तुम लोग सोच रहे होंगे थे कि भाई नहीं होगा कवर एक दिन में, इतनी आराम से हो रहा है। बस थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा सा लेंथी है ना, मगर मैंने जितना आराम से तुम लोग को समझाया है, 2 घंटे का वीडियो है टोटल, थोड़ा सा देख लेना, PDF वगैरह चेकआउट कर लेना, एक दिन में हो जाएगा यार मेरी जान, ठीक है। चैप्टर 3 जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। अब ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, मैंने बोला है कि चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। सो 2-3 नंबर क्वेश्चन से आपको क्या क्या पढ़ना है। राइट द एरिया एंड लोकेशन कैरेक्टर ऑफ एशिया। तो एशिया के बारे में हमें इस पर लिखना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ एशिया कितना है, ठीक है। एशिया का एरिया कितना है, एशिया पता है ना क्या चीज़ है, कॉन्टिनेंट है एक बड़ा। इस पे तुम्हारा जापान, इंडिया, हर एक चीज़ आ जाता है, समा जाता है इसमें, ठीक है। तो इसका कितना एरिया है, 44 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर नहीं आया, ठीक है। तो हर एक और चीज़ पॉइंट रखना, हर एक तुम्हारे इस सप्तर से हर एक जितना भी चीज़ों का नंबर वगैरह है उनका आप लोगों का मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पे रहेगा ही रहेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये याद रखना कि एशिया का कितना है, 44.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये कहाँ पड़ता है, बिटवीन 78 नॉट लेटीट्यूड इन द नॉर्थ टू 1 नॉट लेटीट्यूड इन द बोथ 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इन द वेस्ट टू 170 वेस्ट लॉन्गिट्यूड इन द ईस्ट। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ये पार्ट, मगर तुम कुछ नहीं कर सकते यार, इस पर रट्टा कर लेना, रट्टा मार लेना ये चीज़। मुझे खुद थोड़ा सा पहली बार जब देखा था तो थोड़ा सा मिल गया था मैं, मगर कर कुछ नहीं सकते यार, कॉम्पास थोड़ी ना है हमारे पास, तो इसको थोड़ा रट्टा मार लेना मेरी जान। उसके बाद ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपका MCQ पे भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सो व्हिच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, मेंशन द एरिया ऑफ द ओशन। तो हमारे दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन, नाम याद रखना है, पैसिफिक ओशन है। और इसका कितना लैंड एरिया है, इसका लैंड एरिया है 165 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। आई मीन जो हमारा लैंड है एशिया का उससे बहुत ज़्यादा हाई है, 165 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर मेरी जान, इसको आपको याद रखना है। देन 3 वाला आपको पढ़ना है, हमारे दुनिया में कितने कंट्रीज है। नाम याद नहीं रखना है, नाम याद रखने का टाइम भी नहीं है। किताब पे वैसे तुम्हारा दिया हुआ है कितने कितने क्या क्या है, मगर टाइम नहीं है। अब आ सकता है ना भी आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ, आ जाए तो थोड़ा सा आगे पीछे आके कर लेना ठीक है। सो टोटल कितने कंट्री है तुम्हारे, 197 कंट्रीज है, याद रखना है। सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है तुम्हारा, रसिया। एंड सबसे छोटा कंट्री दुनिया का, आपने सुना होगा, एक यूट्यूब के व्लॉग भी मैंने देखा था बहुत दिन पहले, बहुत महीनों पहले, ठीक है। बहुत बढ़िया यूट्यूबर था यार, बहुत अच्छे से वीडियो बनाया करता था, देखा करो वो सब वीडियो व्लॉगिंग का। ये सौरभ जोशी वगैरह का व्लॉग देख के कोई फ़ायदा नहीं, मैं हेड नहीं करो, मैं बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, टाइम पास के लिए देखो उन सब का, अगर नॉलेज क्या मतलब नॉलेज लेने के लिए उन सब यूट्यूबर का देखा करो। तो ये आपका सिटी का नाम है फेटी क्या नाम है, क्या लिखा है मैंने,
सिटी, वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, ये आपको देखना है। फिर 4 नंबर वाला आपको लिखना है, मतलब देखना है विच इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट एंड वेयर इज इट लोकेटेड। तो दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है और कहाँ लोकेटेड है। तो सबसे बड़ा डिजर्ट है हमारा दुनिया का द सहारा डिजर्ट, और ये आपका लोकेटेड है अफ्रीका पे। द सहारा डिजर्ट इन अफ्रीका, ये आपको याद रखना है। फिर हमारे दुनिया में, एक मिनट गाइस, एक मिनट, ठीक है। सो हमारे दुनिया में कितना ज़्यादा पानी है, कितना ज़्यादा पानी और मिट्टी से भरा हुआ है हमारा दुनिया, तो इसके बारे में भी याद रखना। हमारा दुनिया मिट्टी से 149 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से भरा हुआ है और पानी से 361 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से भरा हुआ है। तुम्हें पता है कि हमारा जो आर्ट है उस पर ज़्यादातर पानी है, ज़्यादातर पानी है। तुम अगर एक बार आर्ट का वो देखोगे, क्या बोलते हैं उसको, आर्ट का आर्ट देखोगे ना, एक बार गूगल आर्ट वगैरह पे देखोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारे आर्ट पे ज़्यादातर भाग पानी से भरा हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही है, 361 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर और ये 149 किलोमीटर स्क्वायर। देन ये क्वेश्चन से भी देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं ये सब। व्हाट आर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, ठीक है, दीज आर द जेंटल स्लोप्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स इनटू द ओशन, ये देखना है। देन आपको सेकंड वाला देखना है, सेकंड वाला दिया हुआ है डिफाइन एब्सिसल प्लेन्स। एब्सिसल प्लेन्स आर लार्जेस्ट फ्लैट एरियाज ऑफ द ओशन फ्लोर फाउंड नियर द एजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ये देखना है आपको। रट्टा मान लेना, पहले बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ये सब कुछ और लिखने जाओगे तो कुछ और लिख के आ जाओगे। सो इसलिए बोल रहा हूँ ये सब रट्टा रट्टा मान लेना। देन मेंशन द बाउंड्रीज ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके आपको बाउंड्रीज याद कर लेने। सो नॉर्थ पे क्या है आपका आर्टिक ओशन, देन वेस्ट पे क्या है आपका यूरल माउंटेन रिवर, जो भी बोलो, ठीक है, वो है। उसके बाद साउथ पे क्या है इंडियन ओशन, साउथ पे आपका क्या है इंडियन ओशन, ठीक है। देन ईस्ट पे क्या है पैसिफिक ओशन, ये आपको याद रखना है। ओके रिजान, ये सब आपको याद रखना है। देन ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में आने का चांसेस बहुत है, इस बार आया नहीं है मेरे ख्याल से ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, मैंने जितना सीख किया, मगर इस बार आने का चांसेस है। तो एक बार ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है 4 पॉइंट्स का, इजी करके दिया हूँ। दूसरे मैंने अलग अलग वेबसाइट वगैरह पे सीख किया था, इतने बड़े बड़े करके, इतने बड़े बड़े करके, इतने याद तो होने नहीं वाले, इसलिए पॉइंट करके दिया हूँ। अगर पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो लिख लेना, मगर पॉइंट करके लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देख लेना, ठीक है, थोड़ा स्टोरी टाइप का चीज़ है, थोड़ा समझ लेना ये सब चीज़। 14 वाले पे चलते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो 14 नंबर पे आई मीन पेज 14 नंबर वाले पे चला है हमने, क्वेश्चन अलग है। तो डिस्क्राइब द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द सी फ्लोर, ये आने का चांसेस इसका भी है मेरी जान। तो इसका आपको क्या पढ़ना है, द सी फ्लोर कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लैब्स, यही वो जो पॉइंट्स मैंने बताया ना पहले, इसलिए ये वो करने को बोला है मैंने। और हम वो कर लोगे तो ये कर लोगे, ये कर लोगे तो वो कर लोगे, समझ रहे हो, रिलेटेड है इससे, वो इससे रिलेटेड है ना। सो कॉन्टिनेंटल स्लैब्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मिड ओशन रिज के बारे में पहले ही बताया था मैंने, वो पढ़ना है। डीप सी क्या ये डीप सी ट्रेंडिस के बारे में पढ़ना है। देन एब्सिसल प्लेन्स के बारे में पढ़ना है। तो जो पॉइंट्स मैंने पहले बताया था उनको पढ़ोगे तो ये कर पाओगे, ईजी है, रिलेटेड चीज़ है, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है ये। उसके बाद हमारे एशिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में बताना है कि एशिया में क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो सबसे पहली पॉइंट ये आ सकता है, ये आ सकता है, इसके बारे में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है मेरी जान। तो इसके बारे में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या लिखना है, बहुत ईजी है। फर्स्ट वन आपको लिखना है एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये आपका 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड अपने हाथों पे रखता है, हाथों में नहीं कब्जा पे रखता है 30%। सेकेंड पॉइंट पे क्या रखता है, इस पे हमारे दुनिया का सबसे बड़े बड़े पर्वत है, जैसे कि एवरेस्ट पर्वत, और ये आपका K2 पर्वत, कैलाश पर्वत से आई डोंट नो, सो जो भी हो वो आपको पढ़ लेना है।
आपको प्राउड करना चाहिए ये सब। देन थर्ड वाले पे पढ़ना है आपको, इट हैज़ द वेस्ट डिजर्ट लाइक गोबी एंड अरबियन डिजर्ट। तो इस पे आप लोग का डिजर्ट भी बड़े बड़े टाइप के, समझ रहे हो, बढ़िया से। देन फोर पे आपको पढ़ना है मेजर रिवर्स इंक्लूडेड द यंगटाजी लॉन्गेस्ट इन एशिया। एशिया में सबसे बड़ा बड़ा क्या नाम है उसका, पढ़ लेना, इसलिए मैंने ऐसे करके दिया है। यंगटाजी नाम याद रखना है, ठीक है। गंगा एंड मेकोंग, इन सबको आपको याद रखना है। एकदम ईजी है, कर लोगे, सारा पॉइंट्स लिख लोगे, सारा सारा मार्क का ही आएगा ये सब, आराम से कर पाओगे मेरी जान। ओके मेरी जान, हमने सक्सेसफुली जियोग्राफी के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं भाई। मतलब इतनी आसानी से हमने इतने सारे क्वेश्चन को करे हैं, और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई तो तुम्हारे एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया है तो कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, मगर आंसर वही सेम रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, बस टेक्सचर थोड़ा सा अलग अलग रहेगा, समझ रहे हो, वो चीज़ होने वाला है। वे कोई चिंता नहीं करना है। अभी हम लोग चलते हैं इस चैप्टर का, इस मतलब ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ज्योग्राफी ऑफ असम, इसकी तरफ चलते हैं। इससे आपका बहुत ज़्यादा मार्क आता है, बहुत ज़्यादा, और इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका पूछे आते हैं आपके पेपर में। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, डिस्कस द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन असम। तो असम में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आपको लिखना है, क्यों होता है असम में। तो सबसे पहली बात, हमारे यहाँ जो डेथ रेट से वो बर्थ रेट से, मतलब जो डेथ रेट से वो कम है बर्थ रेट के हिसाब से। बर्थ रेट ज़्यादा होता है हमारे इधर, और जो डेथ रेट है वो कम होता है, समझ रहे हो। उसके बाद migration, heavy migration from East Pakistan, now Bangladesh during the partition and continuous illegal migration thereafter। तो हमारे यहाँ बहुत सारे इलीगल मिग्रेशन आते हैं, मिग्रेशन मतलब समझ रहे हो ना, बांग्लादेशी वगैरह वो ज़्यादा आते हैं हमारे इधर, ये सच बात है। इसलिए हमारे जो सीएम मामा हैं वो ट्राई कर रहे हैं ये बांग्लादेशी को भगाने के लिए, ताकि थोड़ा सा सब चीज़ें बैलेंस हो, कारण ये लोग ख़त्म करने को आए हो यार आसाम को, समझ रहे हो। मैं यार क्या बताऊँ इनके बारे में, किसी दिन अच्छे से बात करेंगे इनके ऊपर, ठीक है। तो इनके कारण है ये इतने बच्चे पैदा करते हैं, 5 से 7 8। चलो उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स, पीपल मूविंग टू असम फ्रॉम अदर स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स फॉर वर्क एंड सेटलमेंट। और जो इंडिया के लोग ही असम पे आ रहे हैं काम एंड ऑल चीज़ों के लिए आ रहे हैं, उसके कारण भी जो आपका पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है। तो ये 3 पॉइंट लिख लो तो काफ़ी है। ऑलराइट, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक मिनट, व्हाट आर द 4 मेजर चैलेंजेस टू आसाम्स ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो असम का सारे से मेजर चैलेंजेस के बारे में हमें लिखना है जो ट्रांसपोर्टेशन पे काम आते हैं, जैसे कि ये सब है, ठीक है। जैसे कि आपका पहाड़ वगैरह से लेके आना, ठीक है। देन आपका जो इंडिया मेनलैंड से कनेक्टेड है, इस टाइप का कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। लिमिटेड कनेक्शन है हमारे इधर, ठीक है। एक ही हमारे पास बस एक ही हमारे पास बस रोडवे है, तो मैं नहीं बता होगा, मैं बता देता हूँ। हमारा इंडिया में बस एक ही रोडवे है, ठीक है। वो भी शायद से वेस्ट बंगाल या कोलकाता के पास ही होगा, वही वो रोडवे है, हाईवे का रास्ता है। उसके अलावा इंडिया के किसी और कोने से तुम नहीं जा सकते, आसाम से इंडिया के मेन जो बाकी स्टेट्स वगैरह पे होते हैं उन पे नहीं जा सकते, बस एक ही जगह है जिससे हमारा आसाम इंडिया से कनेक्टेड है, ठीक है। लिमिटेड कनेक्टिव वेदर, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होता है, रेनफॉल होता है, तुम्हें पता है, हेवी मानसून होते हैं, उसके बाद फ्लड्स होते हैं, बानपानी होते हैं, ठीक है। देन लैंडस्लाइड्स होते हैं, रास्ता वगैरह ख़राब होते हैं, रेलवे लाइन वगैरह थोड़ा लिमिटेड होते हैं हमारे इधर, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें। एंड देन जो हमारा पूर सोल क्वालिटी, जो मिट्टी होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर टाइप का होता है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है रास्ते वगैरह के लिए, तो इसलिए फटाक से टूट फूट जाते हैं। तो यही सारा पॉइंट है, आप लोग को पता ही होगा, आसाम में रहते हो ना। देन आपको एक और पॉइंट है, वही सेम पॉइंट है कि हमारे यहाँ मेन रीज़न क्या है इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का असम पे, तो वो है इलीगल बांग्लादेशी, सॉरी मेरा थोड़ा सा गलत वर्ड निकलने वाला था, सालों के कारण,
ठीक है। ये इतने लेवल की मतलब इतने सारे हैं ना इधर, क्या बताओ। ठीक है, और अलग स्टेट से भी आते हैं, बट बांग्लादेश से ज़्यादा है कुछ। अभी 4 नंबर वाले में पूछा गया है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमिक ऑफ असम। तो एग्रीकल्चर क्या काम करता है हमारे इकोनॉमिक ऑफ असम के लिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है, मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्रोथ विद द ओवर 53 ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज इन इट। उसके बाद ये 3 पॉइंट जो लिखा है मैंने, एम्प्लॉयमेंट देन इंडस्ट्री सपोर्ट इम्प्लीमेंटेड, ये सब लिखना है। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ ना कुछ तो आएगा एग्जाम में। और थोड़ा सा मैंने जो इधर क्वेश्चन वगैरह का ये क्या बोलते हैं, नंबर वगैरह थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लास्ट के 2 पेजेस पे हुआ है, बाकी पे नहीं हुआ है, तो इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद इधर पूछा गया, व्हाट आर द मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ असम, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द टी इंडस्ट्री ऑफ असम। इसके बारे में आएगा ही आएगा, तुम लिख लो, इसके बारे में आएगा ही आएगा तुम्हारे पेपर पे। इसके बारे में थोड़ा सा अलग से पूछेगा मगर आएगा ही आएगा, आज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सो हमारा इंडिया का सॉरी असम का सबसे बड़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सा है वो पूछा गया है, कौन से। तो आपको लिखना है, टी इंडस्ट्री तुम्हें पता है, सिल्क इंडस्ट्री तुम्हें पता है, रबर इंडस्ट्री भी होता है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी होता है, और पेपर और जो पल्प इंडस्ट्री है वो भी होता है। इजी है, पेपर पल्प है ना, दैन सिल्क इंडस्ट्री, एंड उसके बाद तुम्हें पता है टी इंडस्ट्री, दैन रबर इंडस्ट्री है ना। तो ये याद रखना है आपको, ये पास पॉइंट। देन हमें टी इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से लिखना है, कारण हमारे असम में कौन सा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारे इधर, क्या प्रोडक्शन होता है, टी होता है ना, टी बनना चाहता है, टी मिलता है हमारे इधर, फेमस है, वर्ल्ड फेमस। सो आपको टी के बारे में लिखना है कि हमारे इधर जो लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इन वो इतना ये वो, ठीक है, प्रोडक्शन हमारे इधर मोर देन 50% ऑफ इंडिया का टोटल सी प्रोडक्ट टी बनता है। दैन इन हिस्ट्री का भी आप लिख सकते हो कि टी असम में डिस्कवर हुआ था 1823 में, रॉबर्ट ब्रूस के मतलब ब्रूस ने डिस्कवर किया था, और सबसे पहले टी गार्डन हमारा बना था 1835 पे। ठीक है, देन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ सकते हो कि ह्यूज नंबर ऑफ पीपल काम कर सकते हैं गार्डन एंड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज वगैरह पे। देन नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, फोर्थ वाला होगा शायद से। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको पढ़ना है, गिव 4 रीजन वाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज स्टिल वेरी स्लो इन असम। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ये आया था पहले, इसलिए आपको इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपका है ये पूर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया कि हमारे इधर ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा गड़बड़ है, कारण एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता से अप डाउन, ठीक है, एक ही रोडवे है हमारा इधर, बताया है। अब वेस्ट बंगाल में पड़ता है वो, तो अगर वेस्ट बंगाल किसी कारण से बंद हो गया ना, तो पूरा का पूरा असम सेपरेट हो जाएगा। असम मतलब नॉर्थ ईस्ट, आई गेस, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट तुम्हारा सेपरेट हो जाएगा। देन शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, देयर इज ए लैक ऑफ local capital money for investment and outside investors are hesitant to invest due to the past instability। तो हमारे इधर जो इन्वेस्ट करने के लिए लोग नहीं है ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह पे, और वो थोड़ा सा घबराते हैं कि इधर प्रॉफिट होगा कि नहीं, इन सब के कारण। देन शॉर्टेज ऑफ पावर, रेगुलर एंड सफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इसेंशियल फॉर इंडस्ट्री बट असम फेसेस शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई। तुम्हें पता है असम में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का अप डाउन होता रहता है हमारे इधर, और ज़्यादातर तो विलेज वगैरह पे जो रहते हैं उनको पता है। सिटी पे आजकल थोड़ा सा कम हो गया, गुवाहाटी वगैरह सिटी पे, मगर जो भी विलेज में आसाम बरपेटा बैठा, तो इस पे भाई कितना लेवल का, गर्मी के दिन पे तुम आना, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, और लाइक तुम जून जुलाई के टाइम पे आना, थोड़ा सा वेदर तुम्हारा काला टाइप का होगा, कट कर दिया लाइट, इसके कारण। देन हमारे इधर जो है टेक्निकल स्किल थोड़ा कम है लोगों का, इसके कारण, मगर अभी भी थोड़ा बढ़ रहा है। आवर आसाम इज ग्रोइंग, तो ये भी पढ़ लेना, इजी इजी पॉइंट है, तुम लोग खुद लिख पाओगे ये सब, झट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये फिफ्थ वाला पॉइंट मतलब क्वेश्चन में आपको पढ़ना है, डिस्कस द ब्रीफली द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन एंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन असम। इसके बारे में आपको पढ़ना है, पॉपुलेशन इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इफिशिएंटली, ठीक है, कॉजेस वगैरह के बारे में पढ़ना है, फिजिकल कॉजेस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वही चीज़ है मैंने जो आपको बताया, ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क के बारे में पढ़ना है।
ये सब पढ़ लोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। 3 पॉइंट है, तीनों का ये छोटे छोटे पॉइंट करके आपको मैंने बता दिया, ठीक है, ये पढ़ लेना। देन आपका 6th वाला पे पढ़ना है आपका, राइट ब्रीफली अबाउट द वाटर रिसोर्स ऑफ असम। तो असम का वाटर रिसोर्स के बारे में आपको पढ़ना है। ऑलराइट, असम का जो वाटर रिसोर्सेस है, असम का पानी वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि असम इज द वॉन्डेड विथ वेस्ट वाटर रिसोर्सेज विच कैन बी क्लासीफाइड इन टू टाइप्स पे हम इसको भाग कर सकते हैं। सरफेस वाटर रिसोर्स, दिस इंक्लूड्स 2 मेजर सिस्टम। इसमें हमारा 2 बड़े बड़े रिवर आते हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र और कौन सा, और हमारा सेकेंड है बरक, अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरीज। मतलब आपका मेन कौन सा है आपका रिवर, ब्रह्मपुत्र और बरक, इनका ट्रिब्यूटरीज भी है, ठीक है। असम ऑल्सो हैव थाउजेंड्स ऑफ बिल्स, वेटलैंड्स, स्वैम्स एंड पाउंड्स। जैसे कि दीपोर बिल, सोन बिल, आपके आसपास भी आसाम पे जो है बहुत सारे आपका पॉन्ड्स वगैरह होंगे, ठीक है। बिल पॉन्ड्स, इन सबको समझ रहे हो ना, तो वो सब है। जैसे कि मैं बरपेटा पे रहता हूँ, मेरा कौन सा है इधर, नौखंडा पार मेरे सबसे पास है। देन ग्राउंड वाटर रिसोर्स। अब ग्राउंड वाटर रिसोर्स मतलब आपका ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड प्योर soil structure in the plain, Assam has a high level of groundwater which is easily available for drinking and irrigation purpose। तो देखो तुम्हें पता है असम में हमारा बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। रेनफॉल के कारण क्या होता है, फ्लड होता है। तो फ्लड के कारण क्या होता है, हमारा जो असम में जो है अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसके कारण क्या है, हम जो आसानी से पानी वगैरह पी सकते हैं। वैसे आजकल कोई पीता तो नहीं होगा फटाक से, मगर वो प्योरीफाई वगैरह करके हम पी सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ इस टाइप का आपको पॉइंट्स लिख लेना, ईजी है एकदम, ठीक है। ये सब करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा था आपको, ये पढ़ना है मैप के बारे में। मैप के बारे में बता ही रहा था कि मैप के बारे में क्या क्या पढ़ना है। अब मैप आपका, मैंने जैसे ये बोला, केपीटीएल डिस्प्यूट देखना है, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी डिगबोई का देखना है, काजीरंगा का देखना है, एयरपोर्ट का देखना है, 5 वाला थोड़ा सा वो है तो देखना है। तो देखो मैं बोल रहा हूँ 5 पॉइंट्स हो, 500 पॉइंट देख लो। और ये कुछ मैप है। सबसे पहले इस पर आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है, टी गार्डन से लेके डिगबोई ऑयल रिफाइनिंग से लेके आसाम मेडिकल कॉलेज तक भी आ सकता है। आसाम मेडिकल कॉलेज भी आ सकता है, तुम देख लेना। आसाम मेडिकल कॉलेज देख लेना, मैं भूल गया था ऐड करना। आसाम मेडिकल कॉलेज देखना है तुम्हें, आ सकता है वो। आसाम मेडिकल कॉलेज देखना है। उसके बाद स्वलकोसी का भी देख सकते हो। उसके बाद सिलचर का देख लेना, सिलचर का देखना नहीं है, आपको बता रहा हूँ। डिगबोई का देखना है, आसाम मेडिकल कॉलेज देखना है। देन स्वलकोसी का देखना है, टी पार्क का देखना है ना। एंड जो आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट कहाँ होगा तुम्हारा, ठीक है। थोड़ा सा तुम गूगल पर रिसर्च कर लेना, देख पता चल जाएगा। देन नेशनल पार्क्स के लिए अलग से एक मैंने बना के रखा है। हाँ, इधर है तुम देख सकते हो। एयरपोर्ट भी इधर है, लोकप्रिय गोपीनाथ। तो सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। इस पे अलग है, इस पे अलग है। एक मैप पे दूंगा तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने अलग अलग करके 2 मैप दिया है। सेम मैप ही है, बस लोकेटेड अलग अलग है, ठीक है। तो डिगबोई इधर है ना। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क इधर है, कहा गया, यहाँ है, ठीक है। देन आपका जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोल एयरपोर्ट है, इधर है ना। एंड टी वगैरह का इधर है, टी वगैरह का इधर है। तो वही सेम चीज़ है, मैंने अच्छे से दे के रखा है, तुम जाके बस पढ़ो ये पीडीएफ। और इसी के साथ आपका जियोग्राफी का चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। 1 घंटे के अंडर 1 आवर मैंने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया यार, मेरी जान। दूसरे चैनल 2 3 4 5 घंटे इतना लगा रहते हैं, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम पढ़ाई भी करना है ना, तुम्हें रिवीजन भी करना है। अगर तुम एक वीडियो के लिए, एक लाइव स्ट्रीम है, और चीज़ों के लिए तुम 5 घंटे लगाओगे, वो भी वही चीज़ें बताएंगे, बस थोड़ा सा टाइम पास करके बताएंगे, मगर अभी टाइम पास करने का टाइम नहीं है मेरी जान। यही सेम चीज़ें आपको पढ़ना है ना। और 1-2 पॉइंट मेरे से मे भी मिस हो गया होगा क्वेश्चन का है, ठीक है। तो मैं उसको पीडीएफ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो तुम जाके उसको देख लेना। जैसे कि मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ किस टाइप का है। इस पे देखो, तुम लोग ना इन सब के बारे में पढ़ सकते हो।
के बारे में मैंने पॉइंट करके दिया है, जैसे कि लोकल प्रॉब्लम, रीजनल प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम, इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको PDF पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो इतना कुछ बड़ा कोई मतलब वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके आ सकते हैं, उनको जान लेना सही होता है। मगर बाकी ये मैं ना भी दूँ तो तुम लोग कर पाओगे। तो यही कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, मैंने पूरा का पूरा दे दिया है ज्योग्राफी का, जो जो आपके आ सकता है। इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैंने मेन सारे के सारे दिया है, और इतने कुछ ज़्यादा भी नहीं दिया है। कुछ मैंने देखा है कुछ एजुकेशन चैनल या सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हैं, तुमसे पैसे लेंगे कॉमन क्वेश्चन के नाम पे, और पूरा का पूरा किताब का NCERT से लेके हर एक चीज़ क्वेश्चन बैंक से चिपका देंगे, खुद कुछ मेहनत नहीं करेंगे। उसके बाद आने के बाद बोलेंगे भाई हमारा पूरा का पूरा आ चुका है। वो थोड़ी ना कॉमन क्वेश्चन चल है भाई, कॉमन क्वेश्चन चल अलग होता है। तुम पूरा का पूरा, अगर फॉर एग्जाम्पल टीचर भी तो बोलेंगे ना कि हमने पूरा का पूरा समझाया था, तुम क्यों नहीं कर पाए। अब थोड़ी ना कर पाते है ना, भूल जाते हैं। तो ऐसे पढ़ना नहीं है, मैंने जो जो दिया है वो 101% तुम अगर कर लोगे ना, तो तुम्हारा 80%, 80% नहीं 90% कम्प्लीट हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है मेरी जान, तुम्हें क्या करना है आज, मतलब मैं कब अपलोड करूँगा, अभी कितने बज रहे पता है तुम्हें, अभी बज रहे रात के 7:70 हो रहे हैं, 4:17 हो रहे हैं रात के, सुबह हो चुका है, ठीक है। सो लाइक आज 12 तारीख हो गया है। सो मैं सुबह तक ये वीडियो अपलोड कर दूँगा, पता नहीं सोऊंगा कब, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। सो आज अपलोड कर दूँगा। आप लोग हिस्ट्री का ऑलरेडी अपलोडेड है, 2 घंटे का वीडियो का पूरा हिस्ट्री मैंने समझाया, डेट से लेके हर एक चीज़। किसी ने भी मेरे ख्याल से इतना डिटेल से नहीं समझाया होगा जितना मैंने समझाया तुम लोगों को। इम्पोर्टेंट हर एक चीज़ दिया है मैंने, आज ये समझा दिया, ये एकदम ईजी था। अभी तुम बोलोगे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक का क्या होगा भाई, उसका क्या होगा भैया, तो मेरे प्यारे दोस्तीज, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल का बस 2-2 सप्ताह है, तुम नहीं कर सकते हो क्या ये 4 सप्ताह खुद। और देखो उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, नाबार्ड सिस्टम पढ़ना, बार्टर सिस्टम पढ़ना, ये सब चीज़ें पढ़ना है, RBI का फुल फॉर्म पढ़ना है, इतना नहीं हो पाएगा क्या तुमसे। अच्छा चलो तुम्हारे लिए काम करते, जाओ तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ मैं आज, मतलब अभी तो 7 बज रहे, अभी लाइक सुबह हो रहा है, मगर मैं सोच रहा हूँ सुबह अभी मैं वीडियो सीडियो एडिट करके रख दूँगा, सुबह अपलोड कर दूँगा। अपलोड करने के बाद शाम को फॉर यू, स्पेशली फॉर यू, मैं हर सप्ताह का इम्पोर्टेंट उसको पढ़ने, मतलब उसको पढ़ के मत जाना, सिर्फ मैंने जो जो दिया है उनको पढ़ना, उनको पढ़े और रिस्क नहीं होगा, मगर फिर भी एक छोटा सा समरी टाइप का, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ मैं दे दूँगा, लाइक यू गोट क्या बोलते हैं उसको, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले उसको देख के, ठीक है, इस टाइप का कुछ दे दूँगा पैटर्न के साथ, है ना। एंड तुम्हें मैं साथ में क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल का भी दे दूँगा साथ में, जो जो इम्पोर्टेंट होगा। सो देखो इतना बड़ा गिफ्ट कर रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग मुझे सपोर्ट करो, है ना, मैं तुम लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ इन द टर्म्स ऑफ फ्री, मतलब फ्री पे सपोर्ट कर रहा हूँ ना, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन फॉर योर करियर। मैं भी वैसे मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहा हूँ, HLC एग्ज़ाम दे रहा हूँ। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा लगना नहीं, अच्छा लगना ही है तुम्हें, अच्छा लगा नहीं, अच्छा लगा ही तुम्हें, इतना अच्छा अच्छे खासे टाइप से आपको सिखा दिया। तो आपको क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आगे भी है आप लोगों के लिए कॉमन क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, इंग्लिश का 101% मैं दूंगा तुम्हें, जो मैं तुम्हें दूंगा वो आएगा आएगा, आज मैं लिख के दे रहा हूँ। मैंने तुम्हारा ऑलरेडी कॉम्पिटिशन का बताया, असम इसका दिया है, 80% कॉमन आया है, बोला ही है। सोशल साइंस का देखते हैं बेटा, सेवा कितनी तरीके से काटता है, या मैं काट देता हूँ उनका रस्सी, ठीक है। एंड इंग्लिश का आने वाला है, देन मैथ्स का मैं फॉर्मूला वगैरह दूंगा, मैं तुम्हें मैथ्स का वो नहीं बोलूँगा कि मैथ्स का तुम्हें मैं देने वाला हूँ, मैथ्स का इतना कॉमन नहीं आता है, तुम्हारा फॉर्मूला वगैरह दिखा दूंगा क्या करना क्या नहीं। देन तुम्हारा साइंस का दूंगा, एंड योर लास्ट बट नॉट लास्ट चैप्टर, लास्ट डे, लास्ट एग्जाम ऑफ योर क्लास 10 एंड योर हाई स्कूल इलेक्टिव कंप्यूटर साइंस थ्योरी, उसका देने वाला, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अलग वीडियो में। मैं क्या निशान साइनिंग ऑफ फ्रॉम वी कैन लर्न टुगेदर।